नमस्कार, न्यूज 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। जी हां, हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ 24 में आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा के बारे में। ग्लूकोमा एक गंभीर आंखों की बीमारी है जो आंखों में दबाव बढ़ने के कारण होती है। इस बीमारी में दृष्टि तंत्रिका पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है, जिससे आंखों की रोशनी में कमी हो जाती है और धीरे धीरे आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। अगर ग्लूकोमा का समय पर इलाज ना किया जाए तो ये बीमारी अंधेपन का कारण भी बन सकती है। ग्लूकोमा को साइलेंट थीफ ऑफ द साइट भी कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोमा की पहचान आमतौर पर शुरुआती दौर में नहीं हो पाती है और इसके लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं। इस बीमारी का इलाज दवाइयां या लेजर सर्जरी के जरिए मुमकिन है। ग्लूकोमा का प्रमुख कारण आंखों में बढ़ा हुआ आईओपी यानी आंखों का दबाव है। यह बीमारी खासकर बुजुर्गों में अधिक होती है, लेकिन युवाओं में भी इसे काफी ज्यादा देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं युवा इससे प्रभावित होते हुए भी दिख रहे हैं। WHO के अनुसार ग्लूकोमा से दुनिया भर में 8 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। वहीं भारत में 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग ग्लूकोमा बीमारी के शिकार हो चुके हैं। समय पर जांच और उपचार से इस बीमारी को नियंत्रित किया जा सकता है। नियमित आंखों की जांच से इसकी पहचान जल्दी हो सकती है। ग्लूकोमा के बारे में जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि इसके प्रभावों को कम किया जा सके। तो इस बीमारी से बचने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, आज इसी पर हम बात करेंगे। और चूंकि 9 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में ग्लूकोमा वीक भी होता है, तो आज हम इस पर चर्चा कर हम ये कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए कि इस बीमारी के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम अवगत करा सके। तो चलिए, हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, हम उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर तनुज दादा, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एम्स से। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल सोलंकी, जो कि असिस्टेंट कंसल्टेंट है, माफ करिएगा एसोसिएट कंसल्टेंट है, सर गंगाराम हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी, जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि आंखों की बात होती है तो ये कहा भी जाता है कि दिल की जुबान आंखें होती हैं और आंखों का इसीलिए बेहद खास ख्याल रखना जरूरी है। डॉक्टर दादा, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जैसे शुरुआत में हमने कहा कि साइलेंट थीफ ऑफ द साइट है, ये चुपके से आता है और आंखों की रोशनी ले जाता है। सबसे पहले ये समझाइए कि आखिर ये बीमारी क्या है और ये क्यों बिना दस्तक आता है। जी, जो काला मोतिया है ये आंखों की बहुत गंभीर बीमारी है और ये पूरे विश्व में अब भारतवर्ष में प्रथम कारण है अंधेपन होने का, जिसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस। मतलब ऐसा अंधापन जो कि किसी भी उपचार से वापस नहीं आ सकती रोशनी आपकी। अब काला मोतिया क्यों इतनी गंभीर बीमारी है? क्योंकि ज्यादातर मरीजों में इसके कोई लक्षण होते ही नहीं है। तो बहुत मरीज को पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे उसके आंख का दबाव बढ़ रहा है और आंख की नस खराब हो रही है, इसलिए वो डॉक्टर को दिखाने जाता ही नहीं है जब तक बीमारी बहुत बढ़ नहीं गई होती और जब तक अंधापन नहीं हो जाता। तो इस कारण से ये बीमारी बहुत ही गंभीर है और लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। और इससे बचने का एक ही उपाय है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर है तो हर 2 साल में नियमित रूप से अपनी आंखों का पूरा चेकअप कराइए किसी भी क्वालिफाइड नेत्र विशेषज्ञ से। और अगर आप 60 साल से ऊपर हैं तो साल में एक बार जाके अपनी आंखों का चेकअप कराइए। उसमें आपका आंख का प्रेशर, आंख की नस चेक होएगी और ये बताया जा सकता है कि काला मोतिया आपको है कि नहीं है। और अगर जल्दी इसकी पकड़ हो जाए बीमारी की तो उसका उपचार बहुत अच्छा है और आपकी नजर जो है वो बिल्कुल ठीक पूरी लाइफ रह सकती है। यहाँ हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहेंगे डॉक्टर कि डॉक्टर तनुज दादा देश के जाने माने नेत्र विशेषज्ञ हैं और खास करके अगर हम ग्लूकोमा की बात करें, जो बहुत लोग डॉक्टर जानते भी नहीं है कि ग्लूकोमा है क्या। काला मोतियाबिंद लोगों को ज्यादा ये समझ में आता है कि जो सफेद मोतियाबिंद है उसके बारे में तो जानकारी होती है, लेकिन काला मोतियाबिंद इसको लेकर के जागरूकता में कमी काफी देखी है। इसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं डॉक्टर?
देखिए, सबको ये पता होता है कि एक मोतिया है जिसको सफेद मोतिया बोलते हैं। तो नजर कम होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं अस्पताल में, उसका ऑपरेशन होता है और रोशनी वापस आ जाती है, तो लोगों को लगता है कि यही मोतिया है और इसका इलाज तो आराम से हो जाएगा। मगर काला मोतिया ऐसी बीमारी है जिसमें आपकी आंख होती है, वो कैमरे की तरह काम करती है। वो फोटो लेती है और फिर ये फोटो आपके मस्तिष्क में जाती है, ब्रेन में जाके फिर आपको दिखाई देता है। तो जो तार आंख को ब्रेन से जोड़ती है उसको हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। काला मोतिया में ऑप्टिक नर्व खराब हो जाती है, तो एक तरह से जो करंट आ रहा है दिमाग से आंख को वो बंद हो जाता है। तो उसका कोई भी इलाज से वो करंट वापस नहीं आ सकता। इसलिए ये बहुत गंभीर बीमारी है, आंख की नस की बीमारी। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है और ज्यादा लोग, हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जो बुजुर्ग लोग वो ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए ये बीमारी बढ़ती जा रही है। और क्योंकि इसके लक्षण नहीं है, तो 90% ऐसे लोग हैं जिनको काला मोतिया है मगर उनको पता ही नहीं है कि आंख के अंदर ये बीमारी है, क्योंकि वो कभी आंख का चेकअप कराने जाते ही नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसलिए डॉक्टर सोलंकी आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि दबे पांव आता है, इसके सिम्टम्स बहुत क्लियर नहीं है। लेकिन डॉक्टर दादा जिस तरीके से कह रहे थे कि आंखों पर दबाव बढ़ना, आजकल के समय में जिस तरीके से स्ट्रेसफुल लाइफ है, जिस तरीके से मानसिक दबाव भी है काम को लेकर या बहुत सारे कारणों को लेकर, ऐसे में क्या ये बड़ी वजह है ग्लूकोमा के केसेस को हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं? जी ऐसा कुछ नहीं कि लाइफस्टाइल से इसका रिलेशन है। बेसिकली आई का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि हमारी आई के अंदर ह्यूमर एक्वस ह्यूमर बनता है, क्योंकि न्यूट्रिशन के लिए होता है, वो बनता है और निकलता है। तो जब इम्बैलेंस हो जाता है इसका, तो प्रेशर बढ़ता है आई के अंदर। उसका मानसिक दबाव से कोई लेना देना नहीं है, बट प्रॉब्लम ग्लूकोमा के साथ, जैसे सर ने बताया, कि इसमें पेशेंट को कुछ फील नहीं होता है जब तक कि 90% डैमेज ना हो जाए, और ये डैमेज इरिवर्सिबल है। तो इसमें सबसे जो इजी तरीका ये है कि एट द एज ऑफ 40 अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, एक बार आई चेकअप करा लेना चाहिए। और अगर फैमिली हिस्ट्री है तो आपको इमिडिएटली आई सर्जन, आई डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि चूंकि आपने कहा कि अबव 40 अगर आप हो गए हैं तो आपको आई चेकअप तो कराना चाहिए। क्या ग्लूकोमा का शहरों में और गांवों में देखें अनुपात तो बराबर है, या फिर शहरों में ज्यादा केसेस हैं और गांवों में कम? एक्चुअली डायग्नोज शहरों में हो जाता है, गांव में तब तक डायग्नोज नहीं होता तब तक कि एडवांस स्टेज में ना चले जाए, पेशेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाए, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उसे प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी, तब पेशेंट को पता चलता है कि मुझे प्रॉब्लम है। और एक जनरल परसेप्शन पब्लिक में रहता है कि सफेद मोतिया है, नजर जाएगी, ऑपरेशन के बाद वापस आ जाएगी। बट काले मोतिये में जो भी डैमेज है इट इज परमानेंट, ये वापस नहीं आता है। तो इसीलिए, क्योंकि शहरों में लोग ज्यादातर अपने चले जाते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो ज्यादा डिटेक्ट हो पाता है एज कंपेयर टू विलेजेस। डॉक्टर अंकुर, मैं आपका रुख करूं उससे पहले एक बार डॉक्टर दादा से एक सवाल करना चाहूंगी। डॉक्टर दादा, चूंकि आपने कहा कि इसके सिम्टम्स तो है नहीं, लेकिन कुछ तो प्रमुख कारण होंगे जिससे कि ग्लूकोमा का खतरा बढ़ रहा है। कुछ ऐसी बीमारियां होंगी जो कि एग्रेवेट कर रही होंगी या ग्लूकोमा को बढ़ा रही होंगी? इसमें अगर आपके शरीर में बीमारी है, जैसे कि मधुमेह, डायबिटीज की बीमारी है, या आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं जिससे ब्लड प्रेशर आपका लो हो जाता है, या फिर आपको कोई भी शरीर में बीमारी है जिसके लिए आप कोई स्टीरॉयड दवाई ले रहे हैं, या फिर आपकी आंख में कोई चोट लगी है बचपन में, या फिर जैसे अगर आपके घर में किसी को काला मोतिया है, तो आपका चश्मा बहुत मोटा है, दूर का या पास का, तो ये सब रिस्क फैक्टर हैं जिसमें ग्लूकोमा का चांस आप में बढ़ जाता है। और आपको नियमित रूप से आंखों का चेकअप कराना चाहिए। और खासकर जो बच्चे हैं जिनको आंखों में एलर्जी हो जाती है, तो खासकर हमने गांव में देखा, गांव से बच्चे आते हैं जो एलर्जी की दवाई गांव से ले लेते हैं या केमिस्ट से ले लेते हैं बिना क्वालिफिकेशन के, तो उसमें स्टीरॉयड आई ड्रॉप होते हैं। तो वो आंख में डालने से वो आंख की लाली और एलर्जी ठीक हो जाती है, मगर उसके लंबे टाइम से आंख में डालने से काला मोतिया हो जाता है और बच्चे की आंख की रोशनी बिल्कुल चली जाती है। तो इससे बहुत बच के रहना चाहिए।
ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं और ऐसे में अब जरा आयुर्वेद का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अंकुर, आयुर्वेद में इसकी किस तरीके से चर्चा की गई है? क्या है इसका इलाज? क्या इसमें भी इसका अता और पता नहीं है, यानी कि यहाँ भी दबे पांव आता है और बिना सिम्टम्स की जानकारी है यहाँ भी आयुर्वेद में भी? नमस्कार। जो हमारा आयुर्वेद का एक मुख्य सिद्धांत है जो कि कहता है कि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, अर्थात वो कोई भी कारण जिनसे की बीमारी उत्पन्न हो सकती है उन कारणों का त्याग करना। जैसा कि दादा सर ने अभी बताया कि विभिन्न कारण बताए कि जिन कारणों से ये बीमारी हो सकती है या और ज्यादा उसका प्रभाव हो सकता है, तो उन सभी कारणों का ज्ञान होने पर या उन कारणों के बारे में जानकारी होने पर हमें इसके बारे में थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। आयुर्वेद शास्त्र में हम इसको अधिमंत या तिमिर नाम से इसकी हमारे शास्त्रों में व्याख्या की गई है। अधिमंत के लिए एक सामान्य उक्ति आई हुई है, उत्पाटयत इवा अत्यर्थ नेत्रम निर्मत तथे तथा शीर्षो अर्धम चतम विद्यात अधिमंथम स्वलक्षण। अर्थात जो थोड़ी सी एडवांस स्टेज में या थोड़ा सा प्रोग्रेस होने पर ग्लूकोमा के मुख्य लक्षण आते हैं, जिसमें ऐसा लगता है पेशेंट को कि आंखों को कोई मथ रहा है या पेन हो रहा है या एक हेडेक की कंप्लेंट पेशेंट कई बार लेकर आता है नंबर बदलने के कारण या उससे रिलेटेड सिम्टम्स के कारण। तो इस प्रकार से अधिमंत का एक स्वलक्षण कह करके इसकी आयुर्वेद में व्याख्या की गई है। और तिमिर जो कि एक जनरलाइज्ड हम जिसको आयुर्वेद में लेते हैं, नेत्रगत व्याधियां जिनमें की विजन का इन्वॉल्वमेंट होता है, विजन डिटोरिएशन होता है, तो तिमिर और अधिमंत में मुख्य रूप से इस ग्लूकोमा की व्याख्या इस प्रकार से की। और इसमें फिर इलाज किस तरीके से किया जाता है? देखिए मैडम, आयुर्वेद जो है वो मुख्यतः जो जैसा कि कहा जाता है कि उसके मूलभूत कारणों पर हम उसकी चिकित्सा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इसका जो मुख्य, जैसे कि सर ने बताया हुआ है कि जो मुख्य कारण अन्य कारण है उनकी चिकित्सा करना। इसके अलावा यदि हम इस बीमारी हो गई और उस पर अगर हम चिकित्सा की बात करें तो मुख्य रूप से इस बीमारी का जो कारण है वो हम कफजन्य आहार विहार मानते हैं। अच्छा। आयुर्वेद कहता है कि सभी प्रकार का जो नेत्र रोग होते हैं उनका मुख्य कारण अभिष्यंद है। अभिष्यंद से तात्पर्य हम कुछ इन्फ्लामेटरी ऐसी डाइट, ऐसा आहार विहार जो कि शरीर में इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को बढ़ाए, जिसको हम आयुर्वेद के शब्दों में कफवर्धक आहार विहार कहते हैं। कफवर्धक आहार विहार और पित्त दृष्टि से इस रोग की मतलब खान पान पर ध्यान देने की जरूरत होती है। आयुर्वेद में इस तरीके की चर्चा है। तीक्ष्ण इस प्रकार का आहार विहार जो है वो इसके लिए एक निदान का इसके उसमें काम करता है, सहयोगात्मक। ठीक है, एक बार मैं डॉक्टर तरुण दादा का फिर रुख करूंगी, उसके बाद डॉक्टर सोलंकी आपके पास आऊंगी। डॉक्टर दादा, आप स्टेरॉइड्स की बात कर रहे थे और अमूमन हमने दो चीजें देखी हैं कि बहुत सारे लोग जो है व्हाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं कि फेस को व्हाइट करने के लिए इस्तेमाल किया, और दूसरा आजकल बहुत सारे लोग जैसे आईज में बहुत स्ट्रेस हो रहा है या पानी आ रहा है तो आई के लिए ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो प्रोलॉन्ग्ड इस्तेमाल है इसका, वो किस तरीके से ग्लूकोमा के खतरे को बढ़ाता है? देखिए, अगर आपको कोई स्किन एलर्जी है या आप फेस में एक्ने हैं जिसके लिए आप स्टीरॉयड क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, या कोई कॉस्मेटिक इंडिकेशन है, कोई ऐसी क्रीम है जो आपको चेहरे को वाइट करने के लिए है, जो आपको पता नहीं होएगा उसके अंदर स्टीरॉयड होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज अगर आप अपने चेहरे पे, स्किन पे 6 हफ्ते से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे आंख का प्रेशर बढ़ जाता है जो आपको पता नहीं चलेगा, और धीरे धीरे आंख की नस खराब होके वो अंधेपन की ओर बढ़ सकती है। तो कोई भी स्टीरॉयड कंटेनिंग क्रीम चेहरे पे लंबे समय तक नहीं लगानी चाहिए। अगर आप लगा रहे हैं किसी एलर्जी के कारण तो आंखों का नियमित रूप से प्रेशर चेक कराते रहिए। तो दूसरा सवाल आपने पूछा, आंखों में ड्रॉप लोग डाल लेते हैं जो ड्राइनेस के लिए या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो वो जो ड्रॉप्स होते हैं वो आर्टिफिशियल टीयर्स एक तरह के होते हैं। उसको लंबे समय डालने से काला मोतिया का कोई रिस्क नहीं है क्योंकि उसमें स्टीरॉयड नहीं होता है। ओके जी, ओके, तो यानी वहां पर कोई रिस्क नहीं होता है, लेकिन जिस तरीके से क्रीम को लेकर आपने बातें कही हैं उसमें थोड़ी सी सजगता रखने की जरूरत है। डॉक्टर सोलंकी, चूंकि आप लोगों ने कहा कि 40 के उम्र के बाद ही इसका खतरा बढ़ता है, ऐसे में आई टेस्ट कराना चाहिए। क्या बच्चों में भी ग्लूकोमा का खतरा होता है, और अगर होता है तो इसको कैसे रोका जाए कि हो ही ना? देखिए, बच्चों में भी ग्लूकोमा होता है,
और जब बच्चों में होता है तो इट लीड्स टू, मतलब उसमें चेंजेस आई में इस तरह से आता है कि पेरेंट्स नोटिस करते हैं तो बच्चे को लेके जाते हैं। बट एडल्ट में इस तरह से कोई चेंजेस, वो बेसिकली जब आंख बन रही है उसमें कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ग्लोकोमा हो जाता है। और एक दो चीजें ऐसी भी होती हैं कि इन्फ्लामेटरी, स्पेशली जैसे अर्थराइटिस होता है बच्चों का, उसमें इन्फ्लामेशन होती है, उसमें बच्चे को, उसमें बेसिकली डॉक्टर्स जो होते हैं रूमेटॉइड वाले जो होते हैं वही हमें रेफर करते हैं रूल आउट करने के लिए कि आंख में इन्फ्लेमेशन तो नहीं है जो आगे जाके काला मोतिया बना सकती है। यानी अगर मैं इसको ऐसे समझना चाहूँ डॉक्टर कि ऑटो इम्यून डिजीज अगर कहीं हो जाए तो आंखों का खतरा खास करके ग्लूकोमा में हो सकता है। स्पेसिफिकली आर्थराइटिस, जुवेनाइल इडियोपैथिक आर्थराइटिस जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होती है, उसके सेकेंडरी ग्लोकोमा का खतरा रहता है। तो वो एक रहता है इशू, बट वो यूजुअली डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि जो डॉक्टर के पास जाते हो हमारे पास रेफर कर देते हैं। बट जो एडल्ट्स में होता है इसमें क्योंकि विजन आपका ठीक रहता है, देखने की रोशनी ठीक रहती है, फील्ड एक चीज हम कहते हैं, जैसे हम देख रहे हैं तो हम कितना साइड में देख पा रहे हैं, दैट इज फील्ड, वो कम होती है। तो पेशेंट को महसूस नहीं होता तब तक ये एडवांस स्टेज में ना चला जाए। जबकि पेशेंट का विजन 6x हो सकता है विद एडवांस ग्लोकोमा। तो ये बहुत जरूरी है। कई बार पेशेंट चश्मे वाले के पास जाता है, वहां नंबर चेक कराता है, कहता है मेरा विजन तो 6x है, मुझे तो ग्लोकोमा है नहीं। बट ऐसा जरूरी नहीं है, आपके साथ 6x विजन के साथ भी आपका एडवांस ग्लोकोमा हो सकता है। और ये जरूरी है इसी को समझना। डॉक्टर दादा, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। चूंकि लगातार हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि बहुत आसान नहीं है ग्लूकोमा को समझना। ऐसे में अगर ग्लूकोमा हो ही ना, हम कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो प्रिवेंशन क्या होने चाहिए जिससे कि आई पर किसी तरीके के संकट ना हो? देखिए, इस पे ना जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल है इन जनरल वो अपनाना चाहिए ताकि बॉडी में, आपके शरीर में कोई रोग ना हो। तो उसके लिए तो 2-3 चीजें जरूरी हैं कि आप किसी भी किस्म का नशा ना करें, धूम्रपान, तंबाकू का सेवन ना करें। जितना ज्यादा आप हरी सब्जी खाएंगे और फ्रूट खाएंगे उतना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और अगर आप नियमित रूप से योगा करते हैं, योगाभ्यास और प्राणायाम करते हैं और ध्यान लगाते हैं, जैसे आधा घंटा है मेडिटेशन करते हैं प्राणायाम के साथ, तो वो पूरे जो शरीर के नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है। उससे आंख का प्रेशर और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छी चीजें। आज बहुत सारे रोग से आप बच सकते हैं। बस एक ही आपको, जो काला मोतिया जिसको हो गया है उसको एक ही आसन है जो नहीं करना चाहिए, वो है शीर्ष आसन। वो आसन करने से आंख का दबाव बढ़ जाता है। मगर अगर नियमित रूप से आप ये सब करें तो, और थोड़ी वर्जिश जो है एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए, उससे आप काफी बीमारियों से बच सकते हैं। काला मोतिया जो है, क्योंकि इसके लक्षण नहीं होते, कभी भी हो सकता है, उसका बचाव यही है कि हर 2 साल में एक बार जरूर अपनी आई का पूरा चेकअप कराइए, चाहे आपकी आंख में लक्षण है या नहीं है, पूरी उम्र भर कराइए। बिल्कुल। और इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए एक बार मैं डॉक्टर अंकुर त्रिपाठी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर दादा, आहार और व्यायाम, आयुर्वेद में इन दोनों की बहुत चर्चा है और ऐसे में आपने आहार की तो जानकारी दी और जैसे तनुज दादा ने कहा भी कि व्यायाम जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी समस्याओं को दूर रखता है। तो क्या कुछ होना चाहिए व्यायाम में, क्या करें जिससे कि ग्लूकोमा या किसी भी तरीके की आंखों की बीमारी से दूर रखा जाए? जैसा कि दादा सर ने बोला है कि सर ने एक्सरसाइज, व्यायाम और प्राणायाम का रोल बताया, उसी संदर्भ में मैं जोड़ना चाहूंगा कि आयुर्वेद तो कहता है कि आहार को महाभेषज की संज्ञा देता है। महाभेषज मतलब जो सबसे बड़ा सुपर मेडिसिन है वो केवल आहार है। तो जैसा कि कहा जाता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड आउटडोर अ प्ले कीप्स आई रिलेटेड डिसीजेस अवे। तो अगर इस तरह की दिनचर्या हम अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशंस को इस तरह का अगर हम कर सकते हैं तो ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। एक्सरसाइज क्या कुछ होना चाहिए? जी मैम। नहीं, मैं एक्सरसाइज को लेकर, व्यायाम क्या कुछ आई रिलेटेड व्यायाम है जिसको किया जा सकता है?
मैम आई रिलेटेड व्यायाम जो है वो हम लोग अपनी ओपीडी में हमारे पेशेंट्स जो आते हैं उनको हम आई एक्सरसाइजेस, हमारे पास आई एक्सरसाइज यूनिट है जिसमें हम आई एक्सरसाइज यूनिट में उनको अलग अलग ऑक्यूलर मूवमेंट्स और बताते हैं किस तरीके से ऑक्यूलर मूवमेंट्स करके हम इस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक जनरलाइज्ड है, जैसा कि सर ने बताया है कि अनुलोम विलोम, प्राणायाम, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है और प्रूवन है। इस पे बहुत काम भी हुआ है और ऐसा रिसर्चर्स कह रही हैं कि ये काम जो ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में इनका बहुत रोल है। आहार की जहां तक बात है मैडम, तो जो आहार ओमेगा 3 फैटी एसिड से या बी कॉम्प्लेक्स से रिच है वो सभी इसमें बहुत हेल्पफुल है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि जो कफ वर्धक आहार विहार है, तो जो आजकल ये जो जंक फूड है, जो हाई फैट कंटेंट वाले आहार विहार हैं, ये आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाले आहार विहार हैं। तो इनसे हमें बचना है, हेल्दी फूड, हेल्दी डाइट लेना है और एक्सरसाइज, आउटडोर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे में डॉक्टर सोलंकी, बहुत सारे मिथ भी हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, खास करके आंखों को लेकर। यहाँ 2-3 चीज़ें मैं समझना चाहूँगी आपसे। पहला तो आजकल जिस तरीके से स्क्रीन टाइम है वो बढ़ा है, क्या स्क्रीन टाइम बढ़ने से भी ऐसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है क्या? जैसे कि उन्होंने कहा डॉक्टर अंकुर ने कि जो कोलेस्ट्रॉल वाले फूड होते हैं उसको अगर आप खाते हैं तो उसका डिपोजिशन भी आई के आसपास कई बार होता है, उससे क्या खतरा ग्लूकोमा का बढ़ जाता है? डॉक्टर सोलंकी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन पा रही हूँ। आपने मेरा सवाल सुना डॉक्टर? हाँ जी बताएं डॉक्टर सोलंकी। चलिए, नेटवर्क की कुछ दिक्कतें आ रही हैं शायद। तो डॉक्टर सोलंकी, आपसे सवाल यही है जो मैंने 2 सवाल किए कि एक तो स्क्रीन टाइम बढ़ जाना और दूसरा कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन आई के आसपास होना, क्या ग्लूकोमा के खतरे को बढ़ाता है? देखिए, स्क्रीन टाइम से आंखों में ड्राइनेस बढ़ती है, सूखापन बढ़ता है, जिसके लिए आर्टिफिशियल टीयर प्रिस्क्राइब करी जाती है। उसका कोई डायरेक्ट रिलेशन ग्लूकोमा के साथ एज सच नहीं है। बिल्कुल। हाँ, उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ग्लूकोमा के साथ। और कोलेस्ट्रॉल का एज सच अदर आई डिसीजेस के साथ एसोसिएशन है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता है तो उससे और डिसीजेस का खतरा बढ़ता है, बट ग्लूकोमा में एज सच लिपिड इंक्रीज करने से ग्लूकोमा का इंक्रीज नहीं है। ये आपके बेसिकली जो आई का फॉर्मेशन जिस तरह से है और जिसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स रहते हैं, ये ज्यादा रोल निभाते हैं ग्लूकोमा। डॉक्टर दादा, बहुत सारी जानकारियां आपने दी। आप तमाम डॉक्टर भी लगातार हमें बता रहे हैं कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है और कैसे इससे बचाव करना है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि काला मोतियाबिंद को लेकर आपने कहा कि बहुत क्लियर नहीं है कि कैसे ये आता है और जब तक आता है चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि आज भी अगर लोगों में इसके प्रति अनभिज्ञता है तो उसकी बड़ी वजह क्या है, और जो टेस्ट होने चाहिए वो क्या टेस्ट है जिससे कि लोगों को अवगत होना ज़रूरी है? देखिए, जैसे कि चूंकि इस बीमारी के लक्षण होते नहीं है तो ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि ये बीमारी है। ज्यादातर लोगों को सफेद मोतिया का ही पता है क्योंकि उसके कैंप पूरे भारतवर्ष में लगते रहे हैं काफी सालों से। बहुत अच्छा उसका इलाज होता है। मगर इस बीमारी का लोगों को पता नहीं है कि ये बीमारी आंख का जो नस है उसको खराब कर सकती है। अगर जब मरीज हमारे पास चेकअप के लिए आता है, जो पूरे भारतवर्ष में कोई भी आप अस्पताल में जाएंगे तो वहां पे चेकअप जो होता है 15-20 मिनट में पूरा आंखों का चेकअप हो जाता है। उसमें आंख का प्रेशर लिया जाता है और जो आंख की अंदर की नली है वो खुली है या बंद है, मतलब ओपन एंगल है या एंगल क्लोजर है, वो टेस्ट करा जाता है। फिर आंख की नस देखी जाती है, जो आंख के अंदर की नस है उसमें खराबी तो नहीं है। और इसके बाद आंख का दृष्टिकोण देखा जाता है जिसको हम विजुअल फील्ड बोलते हैं। और आजकल एक एडवांस टेस्ट आ गया जिसको हम ओसीटी बोलते हैं, वो आंख का एक तरह का सीटी स्कैन होता है। तो इन टेस्ट से बताया जा सकता है कि काला मोतिया आपको है कि नहीं है। और अगर काला मोतिया डायग्नोज होता है तो तुरंत उसका उपचार शुरू होता है, अगर नहीं है तो फिर मरीज को दोबारा 1 या 2 साल में बुलाया जाता है वापस चेक करने के लिए, क्योंकि ये
किसी भी उम्र पे आपको हो सकता है, तो आपको लगातार अपनी आंखों का चेकअप नियमित रूप से कराना बहुत जरूरी है। और बदलते समय के साथ तो हमारे जिस तरीके से लाइफस्टाइल खराब हुई है, जिस तरीके से खान पान बदला है, जाहिर तौर पर ऐसे में इन बीमारियों को और बढ़ावा देता है इस तरीके की चीज़ों को। तो डॉक्टर दादा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या ये किसी खास वर्ग को प्रभावित करता है, यानी महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, या फिर ये किसी में भी हो सकता है? देखिए, जो काला मोतिया है वो नवजात शिशु से लेके 100 साल के बुजुर्ग किसी को भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी उम्र पे हो सकता है, और मेल फीमेल, बच्चों, बुजुर्गों, किसी को भी हो सकता है। तो इसलिए सबको इससे बचने की जरूरत है और इसकी जानकारी की जरूरत है। डॉक्टर सोलंकी, चूंकि दवाइयों के जरिए इसको नियंत्रित किया जाता है, लेकिन क्या सर्जरी कर इसे परमानेंट इसको कहा जा सकता है कि इसका सोल्यूशन मिल गया? देखिए, सर्जरी लास्ट रिजॉर्ट होता है, पहले दवाइयों से ही कंट्रोल किया जाता है। दोनों का मैकेनिज्म सेम है कि आंख में जो प्रेशर बढ़ रहा है उसे हमें कंट्रोल करना है। तो उसके लिए बहुत सारे ड्रग्स हैं, 4-5 तरह के ड्रग्स हैं जो कि एक्वस के प्रोडक्शन को कम करते हैं और उस फ्लो को बढ़ाते हैं। तो उनको हम यूज करते हैं, और हर पेशेंट के लिए अलग रिक्वायरमेंट है। किसी को 2 ड्रॉप्स, किसी को 3, किसी को 4, किसी को 5-5 ड्रॉप्स भी हम चलाते हैं। जो सर्जरी कर रही जाती है, जब आप कंट्रोल नहीं होता है प्रेशर दवाइयों से, तो उसमें सर्जरी की जाती है। सर्जरी ऐसा नहीं है आपने एक बार करा ली तो आप उससे मुक्त हो जाएंगे, उसमें भी कई बार दवाइयां चलानी पड़ती है, और विद टाइम कई बार सर्जरी भी फेल हो जाती है। तो उसमें ऑब्जर्वेशन में उसे रहना ही पड़ेगा। दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन कि एक बार करा ले तो आप मुक्त हो गए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आप लोगों ने बारीकी से हमारे दर्शकों को बताया है कि आखिर ये समस्या क्या है, इसका निदान क्या है और कैसे अपने आंखों का ख्याल रखा जाएगा। तो ये तमाम सावधानियां हैं जिन्हें बरतकर ग्लूकोमा जैसी घातक बीमारी से बचा जा सकता है और अपनी जिंदगी को रोशन रखा जा सकता है। तो आज के लिए हेल्थ 24 में बस इतना ही। आप न्यूज़ 24 के साथ बने रहिए।